तो हम लोग का आज का जो न्यू टॉपिक है वो है आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लास्ट क्लास में बताए थे कि इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक त्रिकोणमिति पढ़ लेंगे, उसके बाद इस टॉपिक पर आएंगे, क्योंकि कुछ बेसिक त्रिकोणमिति इस टॉपिक में यूज होने वाली। तो जितना पार्ट त्रिकोणमिति का इसमें यूज होगा उतना बेसिक हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें हार्डली 1.5 क्लास लगभग लगेगी। तो 1.5 क्लास में त्रिकोणमिति को ख़त्म करके फिर अपने टॉपिक पर आएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो त्रिकोणमिति तो आप लोगों ने सुना ही होगा, 9th 10th क्लास में त्रिकोणमिति पढ़ाई भी जाती है। तो बेसिक चीज़ें जो वहाँ पर रहती हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ये सब क्या होता है, इसके बारे में बेसिक जानकारी हर स्टूडेंट को रहती है। उसका कोई भी टॉपिक स्ट्रांग हो या ना हो, त्रिकोणमिति तो स्ट्रांग सब स्टूडेंट का होता ही है। तो वही त्रिकोणमिति को हम लोग थोड़ा आगे लेके चलेंगे। पहले उसकी सबसे बेसिक चीज़ें देखेंगे, उसके बाद कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे जो कि हमारा आर्ग्यूमेंट वाले टॉपिक में यूज होने वाला है, ठीक है। तो त्रिकोणमिति में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो होता है त्रिकोणमिति अनुपात ना, कि जो साइन थीटा है एक त्रिकोणमिति अनुपात है। साइन थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बटे कर्ण, ठीक है। ये एक त्रिकोणमिति अनुपात है, लंब का कर्ण से अनुपात है, ठीक है। वैसे ही कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, यह भी एक अनुपात है। सेम टेन थीटा होता है जो कि लंब बटे आधार होता है। ये सब एक त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग का जो है, इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है, वो त्रिकोणमिति अनुपात, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो जो भी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा ये सब होते हैं, ये सब ही त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। ये किन्हीं दो चीज़ों का अनुपात होता है। वो दो चीज़ें कहाँ से आती हैं, एक ट्रायंगल से आती हैं। तो हम लोग जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल यानी एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज से ही त्रिकोणमिति की शुरुआत होती है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें जो ए बी है ये हमारे क्या है, परपेंडिकुलर की लंबाई है, परपेंडिकुलर की लेंथ है। और बी सी क्या है, इसका आधार है। और ए सी क्या है, इसका कर्ण है। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, लंब, आधार और कर्ण, ठीक है। जो ए बी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर यानी पी से इसको डिनोट कर सकते हैं। बी सी हमारा आधार है, आधार को हम लोग क्या कर सकते हैं, बेस से डिनोट कर सकते हैं, यानी बी, बी फॉर बेस। और जो कर्ण है, इसका कर्ण को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको एच से ही डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर ए बी है, ये बी सी इसका क्या है, बेस है, और ए सी इसका क्या है, हाइपोटेनस। ये एंगल थीटा है। इसी एंगल थीटा को लेके सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, ये सब चीज़ें इसी को लेके लिखी जाती हैं। तो इतना बेसिक तो सबको पता होगा कि साइन थीटा होता क्या है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटे कर्ण। जो हिंदी के स्टूडेंट होते हैं तो वो लोग इसको इस ट्रिक की तरह याद रखते हैं, लाल बटे कक्का ना। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं वो लोग कैसे याद रखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन होता है। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस होता है। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन होता है, ठीक है। तो साइन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, लंब बटे एच मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस में इसको क्या होता है, कर्ण, ठीक है। पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनस और बी फॉर होता है बेस,
ठीक है। तो हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आते हैं। एक साइन थीटा हो गया, ऐसे ही कॉस थीटा होता है, और भी बाकी जो 4 त्रिकोणमितीय अनुपात बच रहे हैं वो होते हैं। पहला साइन थीटा होता है। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब की लंबाई बटे कर्ण की लंबाई। इस थीटा के रिस्पेक्ट में हम साइन थीटा लिख रहे हैं, वैसे ही थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा भी लिखते हैं। तो जो कॉस थीटा हमारा क्या होता है, वो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, यानी कि आधार बटे कर्ण। इस h यानी हाइपोटेनस को ही कर्ण भी बोलते हैं। एक कॉस थीटा हो गया, और टेन थीटा, टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा होता है। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, अपॉन में बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बचेगा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मीन्स लंब और बेस मीन्स आधार। 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, एक साइन थीटा, एक कॉस थीटा, एक टेन थीटा। फिर आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? ये होता है कॉस ऑफ थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा, या इसी को 1 अपॉन टेन थीटा भी बोलते हैं। अगर 1 अपॉन टेन थीटा होगा तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर था। तो एक बार सरसरी निगाह से इन सारी चीज़ों को देख लेंगे, उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पर मूव करेंगे। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, यानी कि आधार बटे लंब, ठीक है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। 2 और होते हैं, एक सेक थीटा। ये सेक थीटा क्या होता है? ये 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, इतना आप सबको पता होगा। 1 अपॉन कॉस थीटा यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, इसका मतलब क्या हो गया? कर्ण बटे आधार। सेक थीटा कॉस थीटा का अपोजिट होता है, वैसे ही एक और हमारे पास होता है कॉसेक थीटा, ये होता है साइन थीटा का अपोजिट, यानी 1 अपॉन साइन थीटा। और साइन थीटा हमारा क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस था। तो जो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? वो हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो ये 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। अगर आप केवल साइन और कॉस को ही ध्यान रखेंगे, उसके अलावा जो भी हैं इन्हीं दोनों के व्युत्पन्न होते हैं। टेन थीटा साइन को कॉस के डिवाइड करके, कॉट थीटा 1 अपॉन टेन करके या कॉस को साइन से डिवाइड करके, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा करके, और कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा करके। अगर आपको केवल साइन और कॉस ही के बारे में पता है तो इन्हीं दोनों से ही, और जो बचे चारों हैं वो सारे इसी से व्युत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में एक समकोण त्रिभुज है, तो किसी भी समकोण त्रिभुज हम लोग को पता है कि जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ये हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। सबसे बेसिक सी बात ये होती है त्रिकोणमिति में। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये किसके बराबर आता है? हाइपोटेनस के स्क्वायर के। अब देखिए, अगर हम हाइपोटेनस के स्क्वायर से दोनों साइड में डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर, जहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, प्लस बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या है? कॉस थीटा है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं एक सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है जो कि सबको पता होता है, क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसी ट्रायंगल से ही सारी चीज़ें निकल के आती हैं ना। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो एक चीज़ें जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट याद करके रखते हैं, इस टाइप से याद करके रखते हैं, ठीक है। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट याद करके रखते हैं इस हिसाब से याद करके रखते हैं। परपेंडिकुलर
बेस, इस प्रकार से याद करके रखते हैं हम लोग, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। फिर उसके बाद जब आगे जाते हैं तो अपोजिट करते जाते हैं। जैसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस तक टेन थीटा हो गया, उसके बाद बेस अपॉन परपेंडिकुलर, फिर हाइपोटेनस अपॉन बेस, फिर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। वैसे यहाँ भी होता है। यल का मतलब हो गया लंब, के का मतलब कर्ण, आधार कर्ण, लंब और आधार। तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, लंब बटे आधार टेन थीटा। फिर उसके बाद अपोजिट करते चले जाएंगे। ये हिंदी मीडियम वाले और ये इंग्लिश मीडियम वाले इस प्रकार से याद रखते हैं। तो आप भी इसी प्रकार से याद रख सकते हैं। होप आप लोग को याद ही होगा, ये चीज़ें बहुत आसान सी चीज़ें जिसको सबको याद ही रहता है। अब देखिए रेडियन और डिग्री में क्या डिफरेंस होता है ना, रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है ये भी देख लेते हैं ना। तो बेसिक चीज़ें बस एक बार देख लेंगे, उसके बाद जब हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करना है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे केवल हम लोग को त्रिकोणमिति का बेसिक पता होना चाहिए, जिससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में परेशानी ना हो। तो ये कहीं पे ऐसा ना लगे कि हमको आता नहीं है, तो बिना इसके आगे कैसे कोणांक पढ़ सकते हैं या कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ सकते हैं, इसलिए इसको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए डिग्री और रेडियन के लिए आपको सबसे आसान सी चीज़ दिमाग में बैठा के रखनी है कि जो 2 पाई होता है, 2 पाई यानी कि 360 डिग्री होता है। केवल इतना याद रखेंगे तो उससे सारी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं या सारे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जो 2 पाई होता है, 2 पाई रेडियन में 360 डिग्री होते हैं। 2 पाई रेडियन में 360 डिग्री होते हैं। तो एक रेडियन में कितना डिग्री होता है ये भी निकाल सकते हैं, और एक डिग्री में कितना रेडियन होता है ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात है। अब 2 पाई रेडियन, ये रेडियन है, 2 पाई रेडियन है, ये 360 क्या है, डिग्री है। तो 2 पाई रेडियन का मतलब 360 डिग्री। तो एक रेडियन का मतलब क्या हो जाएगा, 360 डिग्री अपॉन 2 पाई, यानी कि 180 डिग्री अपॉन पाई लिख सकते हैं। एक रेडियन का मतलब ये हो जाएगा। या फिर अगर हमको एक डिग्री का मान रेडियन में निकालना है तो क्या कर सकते हैं, अगर 360 डिग्री 2 पाई होता है तो 1 डिग्री 2 पाई बाई 360 हो जाएगा, ठीक है। और 1 डिग्री की अगर हम बात करेंगे 2 पाई अपॉन 360, यानी कि पाई अपॉन में 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये दो चीज़ें आप बेसिक से याद रख सकते हैं। तो अगर सबसे आसानी से आप केवल इतना याद रखें कि 2 पाई का मतलब 360 डिग्री होता है, उसके बाद कोई भी एंगल किसी भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है ना। तो 1 डिग्री पाई बाई 180 डिग्री, एक रेडियन 180 डिग्री बाई पाई, आसान सा, ठीक है। तो इसी का यूज करके हम लोग आगे देखते हैं। अगला टॉपिक जो हम लोग का है, ये जो बेसिक एंगल होते हैं। अभी तो सबसे आसान सी चीज़ें देख ली हम लोग, ये सबको ही पता होता है ना। अब इसके बाद होता है कि कुछ 90 डिग्री तक के एंगल्स का मान, साइन जीरो क्या होता है या कॉस जीरो क्या होता है ना, या टेन जीरो, फिर साइन 30, कॉस 30, टेन 30, ऐसे ही 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो इन कम से कम इतने एंगल तो आपको आने ही चाहिए, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ 15 डिग्री का मान याद करके बैठो या 72 डिग्री का मान याद करके बैठो, कोई नीड नहीं है। अभी आपको केवल इतना याद रखना चाहिए कि 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये 5 एंगल आपको याद रहने चाहिए। और साइन और कॉस का अगर आपको याद है तो उसके अलावा सारे उसी से ही निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए वो सारे सबका जितने एंगल्स होते हैं उन सारों का क्या कर सकते हैं, एक टेबल बना देते हैं, जिससे आपको आसानी रहेगा ध्यान रखने में, ठीक है। देखिए
यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब। यहाँ पे एंगल्स, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे लिखेंगे और एंगल्स यहाँ पे लिखेंगे। एंगल्स हमको क्या क्या याद रखना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यही हम लोग को 5 मान याद रखने हैं। तो इस कॉलम में हम लोग को क्या लिखना है, त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस ऑफ थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इन सब के लिए हमको मान अलग अलग से लिख देना है, ठीक है। ये चार्ट बना के रख देंगे, इससे आपको देखने में आसानी रहेगा। यही 5 एंगल हैं, इनके मान आपको याद रहने ज़रूरी। अब 0 डिग्री हम लोग पीछे देख चुके हैं क्या, कि 2 पाई रेडियन में 360 डिग्री होता है। तो एक रेडियन में इतना डिग्री और एक डिग्री में इतना रेडियन। यहाँ पे डिग्री नहीं लगाएंगे क्योंकि डिग्री यहीं पे रख लिए। तो 360 डिग्री में 2 पाई, तो 1 डिग्री में 2 पाई बाई 360, 2 पाई बाई 360 यानी पाई बाई 180, ठीक है। ये 1 डिग्री में होता है। अब देखिए, तो 0 डिग्री कितना रेडियन होगा, 1 डिग्री कितना था, पाई बाई 180। तो 0 डिग्री, 0 का मल्टीप्लाई करा दो तो 0 ही, 0 डिग्री 0 रेडियन के ही बराबर है, यानी 0। रेडियन में भी वही सेम चीज़ है। और 30 डिग्री मतलब देखिए यहाँ पर 1 डिग्री पाई बाई 180, तो 30 डिग्री, 30 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइड में, तो पाई बाई 6 बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं, क्या बन जाएगा, पाई बाई 6। अब 45 डिग्री, 45 डिग्री का मतलब फिर से देखिए एक बार, 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन होता है, पाई बाई 180 रेडियन होता है, 180 डिग्री पाई, 180 बाई पाई डिग्री होता है, ठीक है। वैसे ही 1 डिग्री में इतना रेडियन होता है। अब 30 डिग्री में पाई बाई 6 रेडियन, तो 45 डिग्री में कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 45 कराएंगे तो मिल जाएगा हमको पाई बाई 4। और 60 डिग्री में पाई बाई 180 इंटू 60 यानी कि पाई बाई 3। और 90 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, पाई बाई 2। अब ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो 2 पाई 360 डिग्री होता है तो पाई 180 डिग्री होता है। अब ऐसा दिमाग में रखिए, 0 डिग्री तो 0 रेडियन में सेम ही होगा। अब 30 डिग्री मतलब 180/6 पाई बाई 3 और पाई बाई 6, सॉरी पाई बाई 6। 45 डिग्री मतलब कि 180/4 45। 60 मतलब पाई बाई 3 यानी 180/3 60 डिग्री। 90 मतलब 180/2 यानी पाई बाई 2, ठीक है। और साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 1/2 होता है। साइन 45 1/√2 होता है। साइन 60 √3/2 होता है। साइन 90 1 होता है। अब कॉस थीटा के लिए, कॉस ऑफ 0 अपोजिट हो गया। साइन थीटा के लिए 5 एंगल हैं, कॉस थीटा के लिए अपोजिट हो जाएगा। कॉस 0 का मान वो होगा जो साइन 90 का होता है, यानी 1। कॉस 30 का मान वो होगा जो साइन 60 का होता है, यानी कि √3/2। कॉस 45 का मान साइन 45 के मान के बराबर ही आएगा। तो कॉस 45 का मान साइन 45 के बराबर ही, यानी 1/√2। और कॉस ऑफ 60 मतलब साइन ऑफ 30, साइन 30 यानी 1/2। और कॉस ऑफ 90 यानी साइन ऑफ 0। ये सारे मान हैं, ठीक है। अब इन 2 मान की मदद से आप कोई भी मान निकाल सकते हैं, क्योंकि सारे ही इन साइन और कॉस से ही निकलते हैं, ठीक है। साइन और कॉस के हम लोग लिख चुके हैं। और tan क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है, साइन बाई कॉस। अब tan ऑफ 0 लिखना होगा तो साइन 0 बाई कॉस 0, 0/1 यानी 0। और tan का 30 लिखना है तो साइन का 30 बटे कॉस का 30 यानी 1/2 अपॉन √3/2 यानी 1/√3। सबको आसानी से पता होता है, इसलिए से वो ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं। और tan 45 यानी साइन 45 बटे कॉस 45 यानी 1। tan 60 यानी √3/2 अपॉन 1/2 यानी √3।
और tan 90 का मान क्या होता है, sin 90 बटे cos 90। cos 90 0 होता है, तो 1/0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है। और cot थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा, या cos थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड। जैसे जैसे साइन चला, cos क्या हुआ, जस्ट अपोजिट होता गया। 1 यहाँ पे आ गया, √3/2 यहाँ पे आ गया, 1/√2 यहीं पे जगह पे पड़ा, 1/2 यहाँ पे, 0 यहाँ पे। वैसे ही tan के साथ में भी होता है, अपोजिट चलने लगता है, नॉट डिफाइंड। cot थीटा क्या होता है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो cot का 30 डिग्री cos का 30 डिग्री बटे साइन का 30 डिग्री यानी कि √3। और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/√3 और यहाँ पे 0। ठीक है। और sec थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। 1/cos थीटा यानी 1, 2/√3, √2, 2 और 1/cos थीटा यानी नॉट डिफाइंड, 1/0 नॉट डिफाइंड। cosec थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा, 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/1/2 यानी 2, √2 और 2/√3 और 1। ठीक है। तो सारे एंगल हम लोग लिख दिए 0 से 90 डिग्री के बीच में। ठीक है, ये सारी आपको याद रहने ज़रूरी है। साइन और कॉस से ही जो बचे 4 हैं वो सब इसी से ही निकल जाते हैं। tan हो जाएगा sin/cos, cot हो जाएगा cos/sin और sec हो जाएगा 1/cos, cosec हो जाएगा 1/sin। ये टेबल बना दिए हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं ना। तो लगभग लोग को ये सारे एंगल याद ही रहते हैं, 0 से 90 डिग्री वाले, 0, 30, 45, 60, 90 सबको याद रहते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो पहला टॉपिक क्लियर हुआ, जिसमें हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात देख लिए और 0 से 90 डिग्री के बीच के 5 एंगल ये जो हैं, ये 5 एंगल के मान देख लिए हम लोग। ठीक है, अगर साइन और कॉस का आपको पता है तो बाकी सबका आराम से निकाल सकते हैं। और यहाँ से शुरू में देखिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला यहाँ से निकल के आया, जो कि था क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और ये चीज़ 2π में 360 डिग्री होता है। उसके बाद किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, और रेडियन को डिग्री में। ठीक है, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। बस थोड़ा जल्दी फास्ट में चलना है और 2 क्लास में हम लोग को ख़त्म करना है त्रिकोणमिति को। उसके बाद हम लोग अपने आर्ग्यूमेंट पे आएंगे। ठीक है, अपना नेक्स्ट टॉपिक है, पहला टॉपिक क्या हुआ, त्रिकोणमितीय अनुपात। पहला टॉपिक त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसका मतलब ये नहीं त्रिकोणमितीय अनुपात खत्म हो गया, त्रिकोणमितीय अनुपात तो अब आगे चलेंगे ही, हर जगह पे साइन थीटा कॉस थीटा आना ही है। ठीक है, सेकंड टॉपिक हम लोग का वामावर्त एवं दक्षिणावर्त कोण। कोण लिख दीजिए, ऐसा लिख दीजिए, वामावर्त एवं दक्षिणावर्त एंगल सिस्टम कोण निकाय लिख सकते हैं। वामावर्त का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज एंड दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज एंगल्स। ठीक है, अब इसको हम लोग को देखना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है। इसकी चीज़ सबसे ज़्यादा यूज होने वाली है आर्ग्यूमेंट में। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया तो आर्ग्यूमेंट में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है आर्ग्यूमेंट के लिए। ठीक है, इसे आप लोग 5 स्टार 7 स्टार 10 स्टार जितना स्टार लगाना चाहें लगा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव लेंगे या क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव लेंगे। तो कन्फ्यूजन सारा दिमाग से निकाल लीजिए और ध्यान से देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए, देखो डायग्राम दिमाग में एकदम फिट रहना चाहिए आपके। डायग्राम से ही कॉन्सेप्ट बनते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो अब हम ये रियल एक्सिस में हैं और ये इमेजिनरी एक्सिस में है।
कॉम्प्लेक्स की भाषा में ऐसे ही बात करते हैं, रियल एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस है, या कोई भी क्वाड्रेंट हो, या मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं कर रहे, कहीं और की बात कर रहे हैं, तो फिर भी उसमें भी तो दो एक्सिस होंगी, दोनों ही परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे से। वहाँ भी कोई पॉइंट होगा कहीं ना कहीं, वहाँ भी कोई रेखा होगी जो कि एक्स एक्सिस से कोण बना रही होगी या वाई एक्सिस से कुछ कोण बना रही होगी, ठीक है। तो हर जगह पे यही होने वाला है, चाहे रियल एक्सिस वाला सब निकाय हो या कॉम्प्लेक्स एक्सिस की बात हो रही हो या कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात हो रही हो, आर्गेंट प्लेन की बात हो रही हो, तो हर जगह वही चीज़ होने वाली है। तो हम लोग रियल एक्सिस जो है, जो ये एक्स एक्सिस इस जगह पे है, इसको हम रेफरेंस लाइन बोलते हैं, रेफरेंस लाइन इसको मानते हैं। मतलब यहाँ से जो एंगल शुरू होंगे वो जीरो से स्टार्ट होंगे, यहीं पे जीरो डिग्री वाली लाइन इसी को मानते हैं हम लोग, इसको मानते हैं। पॉजिटिव वाले को जीरो मानते हैं और घूम के फिर यहाँ चले जाएंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये जो एंगल सिस्टम है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अगर आप ये समझ लिए तो आपको ये टॉपिक आसानी से ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 डिग्री होता है, रेडियन में भी इसको 0 डिग्री या रेडियन ही लिखेंगे, तो 0 डिग्री लिख दीजिए, 0 डिग्री या 0 रेडियन। रेडियन में रेडियन लिखते नहीं हैं बट रेडियन मान के चलते हैं, 0 लिखा हुआ है तो 0 रेडियन है, डिग्री लगाया गया है तो 0 डिग्री, ठीक है। केवल 0 ही ऐसा है जिसका डिग्री और रेडियन सेम ही होता है। अब देखिए, यहाँ से आप चलना शुरू किए, यहाँ से आप चलना शुरू किए, यहाँ पे पहुँच गए, कितना एंगल घूम गए, 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल ही तो घूमे, तो हम लोग कहाँ पहुँच गए, पॉजिटिव वाई एक्सिस में पहुँच गए, या धनात्मक इमेजनरी एक्सिस बोलो, कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इमेजनरी एक्सिस बोल दो, या रियल की बात करोगे तो वाई एक्सिस बोल देना ना। तो कितने एंगल पे पहुँच गए हम लोग, 90 डिग्री। और 90 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं रेडियन में, π/2। ये देखिए 90 डिग्री क्या था, π/2। कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 डिग्री में π/180 रेडियन होता है, तो किसी भी डिग्री को हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे थे हम लोग, रेफरेंस लाइन पे थे, यहीं पे थे। अब यहाँ से हम लोग घूमना स्टार्ट किए, ये कितना एंगल घूम गए, 90 डिग्री, यानी π/2 रेडियन, इतना हम लोग एंगल घूम चुके हैं। अब यहाँ पे आ गए, अब यहाँ के बाद क्या होगा, और घूमेंगे, ओरिजिन को फिक्स रखना है, ऐसे घूम रहे हैं, यहाँ पे हैं 90 डिग्री घूम गए। अब इसके बाद हम लोग और 90 डिग्री घूमेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, आसानी से समझ में आ रहा है ना। अब 90 डिग्री और घूम गए, क्या आ गए, ऋणात्मक एक्स एक्सिस पे आ गए। तो कितना एंगल घूम चुके हम लोग, 180 डिग्री, 180 डिग्री घूम चुके हैं। और 180 डिग्री को ही पाई भी बोलते हैं रेडियन में, 180 डिग्री बाई पाई नहीं है, 180 डिग्री और पाई दोनों सेम ही है, ये रेडियन, ये डिग्री है, ये रेडियन है, ठीक है। तो 180 डिग्री पे आ गए। अब और घूमते हुए चलो, ऋणात्मक इमेजनरी एक्सिस पे आ गए या ऋणात्मक वाई एक्सिस पे आ गए। तो यहाँ पे कितना एंगल घूम चुके हैं हम लोग, 90 + 90 + और 90, तो 270 डिग्री घूम चुके हैं, तो 270 डिग्री है। अब देखिए 0 था, प्लस π/2 हुआ तो π/2, प्लस फिर से π/2 हुआ तो पाई, अब फिर से π/2 हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 3π/2, ठीक है। ये दोनों सेम ही चीज़ है, डिग्री में रेडियन में। अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, और 90 डिग्री घूम रहे हैं, और 90 डिग्री हम लोग घूम गए, तो फिर अपना पॉजिटिव रियल एक्सिस पे आ गए। मतलब 0 से π/2, π/2 से पाई, पाई से 3π/2, अब 3π/2 से फिर से 3π/2 + π/2, 270 + 90 यानी कि 360 डिग्री, 360 डिग्री, 360 डिग्री मतलब 3π/2 + π/2 यानी 4π/2 यानी 2π, तो 2π यानी 360 डिग्री दिख रहा है ना। अब यहाँ से फिर हम लोग और आगे चलेंगे, एंगल सिस्टम ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ से और आगे चले, फिर से 90 डिग्री घूम गए। अब 90 डिग्री घूमने का मतलब क्या है, 360 में 90 डिग्री और ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 0, 450 डिग्री, ठीक है। तो अब डिग्री वाला थोड़ा अवॉइड करेंगे, डिग्री ना लिख के, क्योंकि रेडियन में लिखेंगे तो आसानी से लिख लेंगे पाई की टर्म में। अब देखिए, तो यहाँ से क्या हुआ, 2π तक पहुँच गए थे, यानी 360 डिग्री में और 90 डिग्री ऐड किए, 450 आ गए। अब 2π पे आते, अब और π/2 ऐड कर दिए तो कितना मिल गया, 5π/2, ठीक है। अब 5π/2 पहुँच गए। अब उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ से क्या होंगे,
और 90 डिग्री आगे आएंगे तो फिर से इसी एक्सिस पे आ गए। समझ में आ रहा है ना? तो 450 डिग्री प्लस 90 डिग्री और आ गए तो कितना आ गया? 540 डिग्री। या रेडियन में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो, यानी 5π/2 प्लस π/2 यानी कि 6π/2 यानी कि 3π। क्या है? 3π है। अब फिर से देखिए यहाँ पे हम लोग क्या चल रहा है, अभी एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, इस जगह पे हैं, घूम कैसे रहे हैं? ऐसे ना, मतलब यहाँ से घूमना शुरू किए, ये हमारा रेफरेंस लाइन था, यहीं से घूमे, ये घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहा है। घड़ी कैसे चलती है? ये टिक 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 ऐसे चलती है। हम लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे चल रहे हैं अपोजिट में, तो घड़ी की विपरीत दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो जो हमारा ये है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। यहाँ से चलना शुरू किए, ऐसे गए, घूम के फिर यहीं पे आए और फिर ऐसे ही गए, फिर घूम के ऐसे ही आएंगे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो एंगल एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव चल रहे हैं ना, 0 डिग्री पे थे, 90 पे गए, 180 पे आए, 270 पे आए, 360 पे, 450, 540, ऐसे ही बढ़ते हम लोग चले जाएंगे। अब 540 पे आ गए, फिर प्लस क्या करेंगे हम लोग? 90 डिग्री, 540 प्लस 90 डिग्री यानी कि 630 डिग्री, ठीक है, 630 डिग्री, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे कितना? 3π/2, 3π पहुँच चुके थे, अब फिर से π/2 और आगे आ गए, यानी 3π प्लस π/2 यानी कि 7π/2 ना। अब फिर यहाँ से और आगे जाएंगे, अब डिग्री ना लिख के रेडियन रेडियन डायरेक्ट लिखते चलते, डिग्री में थोड़ा सा बड़ा एंगल होता चला जा रहा है तो केवल रेडियन लिखते चलते हैं। 7π/2 पे आ गए, अब फिर से π/2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4π, 7π/2 प्लस π/2, घूम के फिर से यहीं पे आ गए, 8π/2 यानी 4π में फिर से π/2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 9π/2, ठीक है। 9π/2 में फिर से π/2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5π, 5π में फिर से π/2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 11π/2, 11π/2 में फिर से π/2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6π। तो मिल गया ना पैटर्न। ऐसे ही घूमते हुए चलना है हम लोग को। ये यहाँ से हम लोग सारे एंगल यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, हमारा जो धनात्मक रियल एक्सिस था वो रेफरेंस लाइन था, वहीं से एंगल मेज़र करना हम लोग स्टार्ट किए। वो रेफरेंस लाइन था तो वो 0 डिग्री था, यहाँ से ऊपर गए 90 डिग्री घूम लिए, 90 डिग्री यहीं से यहीं पे है, ये रियल एक्सिस है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, फिर से घूमते हुए 270, 360 ऐसे घूमते चले जा रहे हैं। और सबका रेडियन में लिख दिए, तो रेडियन में ज़्यादा यूज होता है ना, इसलिए रेडियन में लिख दिया गया। तो जो इस पॉजिटिव साइड पे आ रहा है 0, 2π, 4π, 6π, ऐसे ही 8π, 10π ये सब आने वाले हैं। उसी प्रकार से जो ऋणात्मक रियल एक्सिस है वहाँ पे पाई, 3π, 5π यानी कि पाई के विषम गुणांक आ रहे हैं, यानी ऑड मल्टीपल आ रहे हैं। यहाँ पे पाई के सम गुणांक आ रहे हैं, ठीक है, 0, 2π, 4π, 6π ये सब आ रहे हैं। वैसे ऊपर में π/2, 5π/2 हर 4 का अंतर है, पाई, 5π, 9π ऐसे करके ना, π/2, 5π/2, 9π/2 से 13π/2, फिर 17π/2 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 3π/2, 7π/2, 11π/2, वैसे ही 15π/2, 19π/2। तो सारे एंगल इस एक्सिस पे आने वाले हैं, ऐसे वाले, ठीक है। तो एक चीज़ समझ में आई ना, एंगल सिस्टम क्लियर है आपका तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी गुणांक में, गारंटी हम दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, समझ में आया पक्का, ठीक है। एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए क्या हो रहा है, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से फिर से 360, फिर से 360 से घूमते घूमते वहीं पे फिर से पहुँचते चले जाएंगे। ये सारे एंगल क्लियर है ना, इस पर ज़्यादा जोर इसलिए जा रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन था। एंटी क्लॉकवाइज में घड़ी की विपरीत दिशा में हम लोग चल रहे हैं। अब देखिए, अब रोटेशन अगर हम लोग क्लॉकवाइज कर दें तो उसके लिए अलग ग्राफ बनाने वाले हैं। देखिए है तो रेफरेंस तो यही है, यानी 0 ही है। अब डिग्री वाला नहीं लिख रहे हैं क्योंकि डिग्री में लिखने में बड़े बड़े एंगल होते आएंगे, 450, 560 ना, ऐसा कर 540, 630 ना, 720,
तो ऐसे एंगल होते चले जाएंगे। तो उसको अवॉइड करके हम लोग केवल पाई की टर्म यानी रेडियन में लिखेंगे। 0 पे थे। अब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाने की बजाय क्लॉकवाइज चलेंगे। घड़ी कैसे चलती है? ऐसे, ऐसे ही तो चलती है घड़ी, तो हम लोग भी अब ऐसे ही चलेंगे। ये घड़ी की विपरीत दिशा थी, घड़ी चलती है ऐसे, इसमें हम लोग चल रहे हैं कैसे? ऐसे। यहाँ पे घड़ी की दिशा में चलेंगे, इसमें घड़ी की विपरीत दिशा में चले थे एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं? क्लॉकवाइज रोटेशन यानी कि घड़ी की दिशा में घूमेंगे हम लोग, ठीक है। 0 पे थे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? अपोजिट साइड में, यहाँ पे थे, यहाँ से देखिए, यहाँ से इस पे आ गए। कितना कोण घूम गए? 90 डिग्री घूमे, बट क्लॉकवाइज में घूमे और ऋणात्मक वाई एक्सिस में आ गए। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूमे थे, धनात्मक वाई एक्सिस पे चले गए, 90 डिग्री हो गया। वैसे अपोजिट में आ गया तो ये 90 डिग्री माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि माइनस का π/2 लिख सकते हैं। डिग्री नहीं लिखा है, रेडियन लिखना प्रीफर कर रहे हैं हम लोग, जो कि डिग्री में बड़े बड़े एंगल आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का π/2। क्लियर? माइनस का π/2 समझ में आया? अब यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे? और घूमेंगे, तो यहाँ पे आ जाएंगे। किस प्रकार से मूवमेंट हो रहा है समझ में आ रहा है ना? इस प्रकार से घूम रहे हैं, ये घूमते हुए आए, फिर यहाँ से इस पे घूम रहे हैं ऐसे। यहाँ पे घूम के जब पहुँचेंगे तो फिर से हम लोग, अब हम देखिए क्लॉकवाइज में चलेंगे तो एंगल ऋणात्मक में चलेगा। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो एंगल धनात्मक में चल रहा था, माइनस π/2। अब फिर से π/2 एंगल और क्लॉकवाइज में चल दिए, तो माइनस का π/2 माइनस फिर से π/2, यानी कि माइनस का पाई। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? फिर से और घूमेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। माइनस पाई पे आ चुके थे, अब फिर से 90 डिग्री यानी π/2 रेडियन और घूम रहे हैं क्लॉकवाइज में, तो माइनस का पाई, फिर से माइनस का π/2, यानी कि माइनस का 3π/2। ये ऊपर वाले के लिए, इसके लिए नहीं है। यहाँ पे ये ग्राफ खत्म हो गया, ठीक है, ये ऊपर वाले के लिए था, माइनस का 3π/2। अब यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ से फिर हम लोग 90 डिग्री क्लॉकवाइज में चलेंगे। ध्यान से समझिए, जब भी 90 डिग्री हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो जुड़ेगा 90 डिग्री। जब भी हम लोग 90 डिग्री क्लॉकवाइज में चलेंगे तो 90 डिग्री घटेगा, कोई भी एंगल है। अब यहाँ पे हम लोग 30 डिग्री चल रहे होते हैं, यहाँ से समझिए, यहाँ पे हैं 30 डिग्री, यहाँ पे है 30 डिग्री, इधर चले तो प्लस का 30, यहाँ पे है 30 डिग्री नीचे चले माइनस का 30। ये चीज़ समझ में आ रही है ना? एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव एंगल लेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव एंगल लेंगे। ध्यान रखना इस चीज़ को। तो यहाँ पे चल के माइनस के 3π/2 पहुँच गए ना, ये माइनस का 3π/2 समझ में आ रहा है? 0 माइनस का π/2, फिर से माइनस का पाई, फिर से माइनस के पाई में फिर से माइनस का π/2 घटा देंगे, माइनस का 3π/2। अब फिर से हम लोग और 90 डिग्री क्लॉकवाइज चले आएंगे, तो फिर से हम लोग धनात्मक रियल एक्सिस पे आ जाएंगे। तो 0 माइनस का 3π/2, फिर से माइनस का π/2, यानी कि माइनस का 2π। समझ में आ रहा है? अब माइनस के 2π से फिर से हम लोग क्या करेंगे? माइनस का π/2 कर देंगे। इस एक्सिस पे फिर से आ जाएंगे, ऋणात्मक वाई एक्सिस पे, तो माइनस का 2π माइनस का π/2। चूँकि हम लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे गए, फिर से ऐसे गए और फिर से ऐसे आ रहे हैं। मतलब ऊपर में हम लोग घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहे थे, यहाँ पे घड़ी की दिशा में चल रहे हैं, तो घड़ी की दिशा में चलने पे कोण घटते हैं। माइनस का 2π पे आ गए और 90 डिग्री और चले गए, तो माइनस का 2π माइनस का π/2। π/2 मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। तो माइनस का 2π माइनस π/2, यानी कि माइनस का 5π/2। अब यहाँ से फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं? और 90 डिग्री क्लॉकवाइज में चले जा रहे हैं। ये मूवमेंट समझ में आ रहा है ना? जैसे ऊपर में मूवमेंट हो रहा था घड़ी की विपरीत दिशा में, यहाँ पे घड़ी की दिशा में मूवमेंट हो रहा है। अब माइनस का 5π/2 आ गया था, अब फिर से हम लोग 90 डिग्री चल गए किसमें? क्लॉकवाइज में। तो माइनस का 5π/2 माइनस का π/2, यानी कि माइनस का 6π/2, यानी माइनस का 3π। यहाँ पे आ गए। अब फिर से यहाँ से घूमेंगे, यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ घूमेंगे, यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ घूमेंगे, यहाँ पे, ऐसे करके हमारा रोटेशन चलता रहेगा।
समझ में आ रहा है ना किस प्रकार से मूवमेंट हो रहा है। अब माइनस का 3 पाई था, फिर से एक पैटर्न देखने को हमको मिल जाएगा। यहाँ पे आएगा माइनस का 7 पाई बाई 2, माइनस का 4 पाई, माइनस का 9 पाई बाई 2, माइनस का 5 पाई, माइनस का 11 पाई बाई 2, माइनस का 6 पाई। तो अब दोनों ग्राफ को देखिए ध्यान से। पहला ग्राफ था एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए, रेफरेंस जो था हमारा वो रेफरेंस हमारा था, फिर से देखिए पेंसिल से आपको समझ में आएगा। यहाँ रेफरेंस था 0 डिग्री या 0 रेडियन पे था, 90 डिग्री घूम गए, 90 डिग्री यानी पाई बाई 2 आ गया, और 90 डिग्री घूम गए तो क्या आ गया 180 डिग्री यानी कि पाई आ गया, और 90 डिग्री घूम गए तो 270 आ गया यानी कि 3 पाई बाई 2 आ गया। यहाँ से फिर से 90 डिग्री घूम गए तो हमारा क्या आ गया 360 डिग्री यानी 2 पाई आ गया। तो ऐसे ही घुमाव चलता जा रहा है और सारे एंगल यहाँ पे आते जा रहे हैं। ये किसके लिए था? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, यानी कि वामावर्त घुमाव के लिए। यहाँ पे घड़ी की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त। इसको वामावर्त क्यों बोलते हैं? देखिए क्योंकि ये जो हमारा बायां हाथ ये है और ये बायां हाथ है, ये दायां हाथ है, तो बायां साइड ये है और दाहिना साइड ये है। यहाँ पे किस साइड में जा रहे हैं? दाहिनी साइड में जा रहे हैं घूमते हुए। यहाँ पे किस साइड में आ रहे हैं? सॉरी, यहाँ पे बाईं साइड में जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है? बाईं साइड में जा रहे हैं। यहाँ पे दाहिनी साइड में जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वामावर्त बोलते हैं, इसको दक्षिणावर्त बोलते हैं। चीज़ समझ में आई? यहाँ पे 0 डिग्री रेफरेंस था, फिर हम लोग क्या किए हैं 0 डिग्री रेफरेंस के बाद 90 डिग्री घड़ी की दिशा में चले तो माइनस का पाई बाई 2, और 90 डिग्री चल गए घड़ी की दिशा में और माइनस का पाई बाई 2 हो गया, यानी माइनस का पाई, और 90 डिग्री घड़ी की दिशा में चल गए तो फिर से माइनस के पाई में फिर से माइनस का पाई बाई 2 हो गया, तो माइनस का 3 पाई बाई 2। इस पर जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको आप समझे रहेंगे तो आप कोणांक में कभी कन्फ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ज़्यादातर हम स्टूडेंट को देखते हैं क्या करते हैं, वो कोणांक टॉपिक पे डायरेक्टली मूव कर जाते हैं, फिर उनको समझ नहीं आता कि इस कोऑर्डिनेट में अगर पॉइंट है तो उसके लिए कोणांक क्या होगा, वो उसी में भरमते रहते हैं। अगर आप यहाँ पे ये पॉइंट को क्लियर किए हैं तो आपको कोणांक में दिक्कत नहीं आएगी। मैं इसको 100 बार बोलूँगा, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर इसको आप समझ लिए। दोनों ग्राफ समझ में आए? ठीक है, एक बार फिर से आप इसको देख लीजिएगा, वीडियो को बैक करके फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि 4-5 बार यही चीज़ बोल चुका हूँ। फिर से देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे मूव करते हैं, आगे क्या होने वाला है। तो समझ में आया ना, वामावर्त एवं दक्षिणावर्त जो कोण है इसी प्रकार से होते हैं। तो जो पहला पार्ट था हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात का, दूसरा पार्ट था हमारा वामावर्त एवं दक्षिणावर्त कोण के हिसाब से, तीसरा पार्ट हम लोग देख लेते हैं। तीसरा पार्ट देख लीजिए, थर्ड पार्ट त्रिकोणमिति अनुपात का मान, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट एक्सिस। तो ये टॉपिक कहीं आप सर्च करेंगे तो ऐसा टॉपिक आपको मिलेगा नहीं। टॉपिक हम आपको समझाने के लिए सरल भाषा में बनाए, ठीक है, जिससे आपको समझ में चीज़ें आए। ये टॉपिक सर्च करने पे आपको नहीं मिलने वाला कहीं पे। तो वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट एक्सिस मतलब, अभी देखिए यहाँ पे हम लोग क्या थे, यहाँ पे देख रहे थे, मतलब ये अक्स है, ये पॉजिटिव अक्स है, ये पॉजिटिव रियल एक्सिस है या पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस है या पॉजिटिव वाई एक्सिस है। उसके बाद और यहाँ पे आ गए तो ये ऋणात्मक एक्स एक्सिस है या ऋणात्मक रियल एक्सिस है, ये ऋणात्मक इमेजिनरी एक्सिस है या ऋणात्मक वाई एक्सिस है। तो ये एक्सिस है, ये चार पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये चार एक्सिस है हमारे पास, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव। तो इन्हीं चार एक्सिस पे जब जब एंगल लाई करेगा तो उन पे वैल्यूज क्या होंगी, साइन की, कॉस की, टेन की, कॉट की, किसकी। तो अगर साइन और कॉस फाइंड आउट कर ले रहे हैं तो उसी से हम और सारे एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये चीज़ समझ में आई? क्लियर? तो वही चीज़ हमको यहाँ पे देखना है। अगर हमारे पास एंगल्स किस पे हैं,
एक्सेस पे हैं तो उन पे वैल्यूज़ क्या आने वाली है। तो ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए जो एंटी क्लॉकवाइज था क्लॉकवाइज था, तो हम लोग का जो सिस्टम चलता है ना वो एंटी क्लॉकवाइज ही चलता है। जनरली हर जगह यूज होता है एंटी क्लॉकवाइज, अगर ना दिया हो कुछ एंटी क्लॉकवाइज मान के हम लोग चलने वाले रोटेशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री से प्लस का 90, 180, 270, 360 यहाँ पे अपोजिट में चल रहे हैं ना। तो दोनों सिस्टम से चल सकते हैं हम लोग, बट पहला सिस्टम से प्रीफर करते हैं, इस सिस्टम से चलेंगे और इसी से रिलेट करेंगे, इसको भी रिलेट कर ले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एंगल्स देखिए, एंगल मतलब ये 0 2 पाई ये सब है, अगर ये एंगल्स एक्सेस पे ही हैं तो इन पे साइन और कॉस की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये टॉपिक हम लोग को देखना है, तो एक बार इसको फिर से जल्दी से बना देते हैं। देखिए थोड़ा फास्ट बनाएंगे इस बार। 0 π/2 पाई 3π/2। तो जिस हिसाब से बना रहा है ये दिमाग में आपकी इमेज बन जानी चाहिए इसकी, कि किसी को समझाना भी हो तुरंत समझा दीजिए जिससे, ठीक है। एकदम जैसे इमेज बन रहा है वैसे इमेज बनना चाहिए। 3π/2 2 पाई 5π/2, पीछे दिखा चुके हैं कैसा हो रहा है ऐसा। 3 पाई 7π/2 4 पाई 9π/2 5 पाई 11π/2, चीज़ समझिए ना। तो ऐसे ही हमारे पास सारे एंगल यहाँ पे होते चले जाएंगे। यहाँ पे समझ में आया। 0 2 4 6 1 3 5 7 9 11, ठीक है। π/2 5π/2 9π/2 13π/2 17π/2 21π/2 ये सब इस पे आएगा। तो इन एक्सिस के एंगल पर साइन और कॉस क्या वैल्यू लेने वाला है, तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक याद रखिएगा। उससे आप एंगल्स का वैल्यू फाइंड आउट करने में, जो स्टैंडर्ड एंगल है एक्सिस वाले, तो कभी आपको डिफिकल्टी नहीं आने वाली, ठीक। वो ट्रिक देखिए। 1,0 यहाँ पे याद रखिए, -1,0 यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे 0,1 और यहाँ पे 0,-1, ठीक है। ये ट्रिक के जैसा ही आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए, अब चूँकि 1,0 क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस में धनात्मक एक्स एक्सिस है, तो इसको 1 मान के चलते हैं। अभी इसको ट्रिक के लिए याद रखिए, ये इसके लिए वैल्यूज़ होती हैं, जब हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे वहाँ पे समझेंगे क्यों ऐसा होता है। अभी के लिए आप ध्यान रखना है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है, त्रिकोणमिति चैप्टर नहीं है, तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड बातें करेंगे, ठीक है। 1 है और 0, तो जो ब्रैकेट का पहला एलिमेंट होता है, क्योंकि ऐसा समझिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और इस एक्स एक्सिस पे y 0 होगा, तो कभी भी जब हम लोग पॉइंट को दर्शाते हैं x, y से दर्शाते हैं, तो दूसरा वाला 0 है, यहाँ पे भी 0 है, इसलिए ये क्या एक्स एक्सिस है। और पॉजिटिव में इसलिए +1 आया, नेगेटिव में इसलिए -1 आया। अब y एक्सिस को देखिए, यहाँ पे किसी भी पॉइंट को कैसे दर्शाते हैं, x, y से, और ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस पे हमेशा ही क्या होगा, x0 होगा। x0 मतलब कि x क्वाड्रेंट, जो इसका x निर्देशांक होगा, जैसे x, y होता है, उसमें x0 होगा, जो कि हम लोग y एक्सिस पे हैं, x0 होता है हमेशा 0,1। पॉजिटिव में था तो +1, नेगेटिव में हुआ तो -1 आया, ठीक है। और ये ध्यान रखिए, जो आप ट्रिक के लिए यहाँ पे याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है, ब्रैकेट में कुछ भी लिखा हो, यहाँ पे कुछ लिखा है और यहाँ पे कुछ लिखा है, बीच में कॉमा लगा हुआ है, तो जो ब्रैकेट का पहला एलिमेंट है ये वाला कॉस का होता है, ब्रैकेट का जो दूसरा एलिमेंट होता है वो साइन का होता है। अब बताते हैं क्यों ऐसा हो रहा है सब ना। इन सब के लिए एंगल्स निकालने कितने आसान हो जाएंगे। ब्रैकेट का पहला एलिमेंट कॉस के लिए, ब्रैकेट का दूसरा एलिमेंट साइन के लिए, ठीक है, ठीक है। देखिए, तो अब इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे देखिए, ब्रैकेट का पहला एलिमेंट कॉस के लिए मतलब 1
कॉस के लिए, कॉस के लिए 0, साइन के लिए सी एस से डिनोट कर दे रहे हैं, यहाँ पे 0 कॉस के लिए, 1 साइन के लिए, यहाँ पे -1 कॉस के लिए, 0 साइन के लिए, 0 कॉस के लिए, -1 साइन के लिए। इतना पार्ट क्लियर है आपको? आपको दिक्कत नहीं आने वाला एंगल्स फाइंड आउट करने में ना। देखिए इसका मतलब है क्या, इसका मतलब ये है कि जब हम लोग इस धनात्मक एक्स एक्सिस पे चलेंगे तो हमको 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई ये सब मिलने वाला है। तो इसको सी और एस लिखने का मतलब ये है कि cos ऑफ 0 1, cos ऑफ 2 पाई 1, cos ऑफ 4 पाई 1, cos ऑफ 6 पाई 1। ये चीज़ समझ में आया? तो कोई भी cos का इवन मल्टीपल आएगा पाई तो 1 वैल्यू देगा। सेम उसी प्रकार से साइन 0 0, साइन 2 पाई 0, साइन 4 पाई 0, साइन 6 पाई 0। ठीक है, इसी समझ में आ रही ना? उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए cos ऑफ पाई -1, cos ऑफ 3 पाई -1, cos ऑफ 5 पाई -1। वैसे ही जितने ही सारे ऑड मल्टीपल आएंगे पाई के उन सब पर cos -1 देगा। समझ में आया? ठीक है। उसी प्रकार से y एक्सिस है, यहाँ पे भी ब्रैकेट का पहला एलिमेंट cos का मान बताता है। ब्रैकेट का पहला एलिमेंट क्या है? y, वो 0 है तो cos का मान बताएगा। मतलब तो cos का मान मतलब कि cos पाई बाई 2 0, cos 5 पाई बाई 2 0, cos 9 पाई बाई 2 0, cos 13 पाई बाई 2 0। और ब्रैकेट का दूसरा एलिमेंट साइन का मान बताता है। मतलब साइन पाई बाई 2 1, साइन 5 पाई बाई 2 1, साइन 9 पाई बाई 2 1, साइन 13 पाई बाई 2 1, ऐसे होने से चलता जाएगा आगे। उसी प्रकार से ऋणात्मक y एक्सिस जो है यहाँ पर भी होता है। ब्रैकेट का पहला एलिमेंट cos का मान, इसका मतलब है कि cos ऑफ 3 पाई बाई 2 0, cos ऑफ 7 पाई बाई 2 0, cos ऑफ 11 पाई बाई 2 0, cos ऑफ 15 पाई बाई 2 0। और ब्रैकेट का दूसरा एलिमेंट साइन के लिए होता है। मतलब साइन 3 पाई बाई 2 -1, साइन 7 पाई बाई 2 -1, साइन 11 पाई बाई 2 -1, साइन 15 पाई बाई 2 -1। समझ में आया? ये सारे एंगल्स कवर हो जाएंगे इससे। इसमें दिक्कत है क्या आपको? नहीं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान सी बात है। ये एंगल्स हैं। ब्रैकेट में कॉस और साइन लिखने का मतलब ये है वो कॉस उन एंगल्स पर लगेगा तो क्या वैल्यू देगा। फिर से ब्रैकेट को ध्यान से देखिए, ये कॉस है, ये साइन है। तो इन एंगल्स जो यहाँ पे एक्सिस पे एंगल्स हैं उन पर जब कॉस लगेगा तो क्या देगा और साइन लगेगा तो क्या देगा, उसी हिसाब से ब्रैकेट बनाया गया। ब्रैकेट बनाया गया 1,0, तो 1 कब आएगा? जब कॉस लगेगा इन सब पे। 0 कब आएगा? जब साइन लगेगा इन सब पे। वैसे यहाँ पे -1 कब आएगा? जब कॉस लगेगा इन सब पे, यानी cos पाई -1, cos 3 पाई -1, cos 5 पाई -1। और 0 कब आएगा? जब साइन लगेगा इन सब पे, साइन पाई 0, साइन 3 पाई 0, साइन 5 पाई 0, साइन 5 पाई 0 ना। वैसे ही y एक्सिस के लिए भी है। तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको? बहुत ही आसान सी चीज़ है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ से कुछ कंक्लूज़न निकालेंगे हम लोग। तो ये कंक्लूज़न जो पहला था क्या, ये सबसे क्या था? ब्रैकेट का पहला एलिमेंट कॉस का मान बताता है, दूसरा एलिमेंट साइन का मान बताता है। मतलब जिस भी एक्सिस में होंगे हम लोग चारों में से, उनमें से उस एंगल के लिए कॉस लगाएंगे तो क्या वैल्यू देगा वो ब्रैकेट का पहला एलिमेंट बताएगा। फिर से जिस भी एक्सिस पर होंगे उसमें कॉस लगाने पर जो वैल्यू आएगी वो ब्रैकेट का पहला एलिमेंट बताएगा। किसी भी एक्सिस के अगर उस पर साइन लगाएंगे एंगल पर तो उसकी वैल्यू क्या आएगी वो ब्रैकेट का दूसरा एलिमेंट हमको डिसाइड करेगा। पॉइंट समझ में? 1 0 -1 0 0 1 0 -1। ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ से कुछ कंक्लूज़न लिखेंगे हम लोग, जो कि ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूज़न होता है। ध्यान से देखिए कि हो क्या रहा है। इस एक्सिस पर देखिए, इस एक्सिस पर साइन हमेशा ही 0 है। ठीक है, साइन 0 भी 0, साइन 2 पाई भी 0, साइन 4 पाई 0,
साइन पाई भी 0, साइन 3 पाई भी 0, साइन 5 पाई भी 0, 5 पाई भी 0। तो साइन का कोई भी पाई का इंटीजर मल्टीपल 0 हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है, साइन n पाई इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पे n क्या है, एक पूर्णांक है। अब यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक नहीं लिखा है, तो यहाँ पे आपके पास दो रास्ते थे। साइन n पाई इन जनरल लिख दिए, या आप ऐसा भी लिख सकते थे, साइन 2n पाई 0 होता है। 2n पाई मतलब कि 2n, 2 इंटू 0, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3। 2n पाई लिखने का मतलब क्या होता है इन जनरल, साइन 2n पाई लिख देते आप। तो 2n पाई का मतलब n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 डालते जाइए, आपको वैल्यूज़ मिलती जाएंगी ना। तो साइन 2n पाई 0 लिख देते, फिर साइन 2n प्लस 1 पाई लिख देते, चूँकि ये विषम वाली संख्याएँ थी। तो इतना लिखने से अच्छा आप इन जनरल लिख दीजिए साइन n पाई 0, क्योंकि साइन पाई का कोई भी पूर्णांक गुणक जो आएगा, इंटीजर मल्टीपल आएगा, वो हमको 0 बना के देगा। तो साइन ऑफ n पाई क्या है, 0। ठीक है। और उसी प्रकार से y एक्सिस में हमेशा ही cos 0 है। इसको देखिए ध्यान से, ये साइन हमेशा 0 है, साइन हमेशा 0 है, वैसे यहाँ पे cos हमेशा 0 है, पे cos हमेशा 0 है। तो इसका मतलब ये है कि इस एक्सिस पे हम हैं तो साइन 2 पाई हो, चाहे 4 पाई हो, चाहे 5 पाई हो, कुछ भी हो, साइन 2014 पाई, साइन 2020 पाई, साइन 2022 पाई, सब कुछ 0 आएगा, 0 है। उसी प्रकार से जब हम y एक्सिस पे आते हैं तो y एक्सिस पे हमको क्या मिल रहा है, cos हमेशा 0 मिल रहा है। मतलब cos का पाई बाई 2 भी 0, cos का 5 पाई बाई 2 भी 0, cos का 9 पाई बाई 2 0। वैसे cos के सारे ही एंगल जो पाई बाई 2 के कोई भी मल्टीपल आ जाए, बट इवन नहीं आने चाहिए। 1, 2 नहीं आ सकता, 3, 5, 7 ये सब आ सकते हैं, वो सारे एंगल क्या आएंगे, 0 आएंगे। अब यहाँ पे भी आपके पास दो रास्ते हैं। तो देखिए ज़्यादातर हमको कोशिश क्या करना चाहिए, इन जनरल चीज़ें लिखने के लिए। अब देखिए अब क्या करने वाले, अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं ऐसा, क्योंकि cos 0 है इस पे, इन एंगल्स पे क्या लिख सकते थे हम लोग, cos का 4n प्लस 1, इसको 4n प्लस 1 क्या टाइप का लिख सकते हैं, मतलब 4 इंटू 0 प्लस 1, 4 इंटू 1 प्लस 1, 4 इंटू 2 प्लस 1। नहीं समझ में आया, 4n प्लस 1 पाई बाई 2 लिख सकते थे। ये इन जनरल किस फॉर्म का है, 4n प्लस 1 पाई बाई 2 के फॉर्म का है, जहाँ पे n जो है वो क्या है, 0, 1, 2 so on। इसी फॉर्म का तो दिख रहा है। वैसे ये क्या है, 4n प्लस 3 पाई बाई 2, जहाँ पे n क्या है, so on। n को वैल्यू, n का वैल्यू 0 डालेंगे तो पहला एंगल आएगा, n का वैल्यू 1 डालेंगे तो दूसरा एंगल आएगा ना। तो ये इस पे है, यहाँ पे क्या है, 2n पाई है, यहाँ पे 2n प्लस 1 पाई है। ये चीज़ समझ में आ रही है ना। n का वैल्यू आप 0 डालिए, पहला एंगल, 1 डालिए, दूसरा एंगल, सारे एंगल यहाँ से कवर हो जाएंगे। अब साइन ऑफ n पाई क्या होता है, 0 है, तो पहला हम लोग देख लिए। एक थर्ड कंक्लूजन यहाँ पे क्या निकल रहा, क्या होता है वो, कि y एक्सिस पर हमेशा ही cos 0 होता है। इसका मतलब cos ऑफ ये 4n प्लस 1 पाई बाई 2 और 4n प्लस 3 पाई बाई 2 दोनों ही 0 होता है। तो इसको हम इन जनरल लिख सकते हैं कि cos का पाई बाई 2 का कोई भी ऑड मल्टीपल आएगा, मतलब ऑड मल्टीपल मतलब 2n प्लस 1, ये हमेशा क्या देगा, 0। नहीं समझ में आया, क्योंकि जो y एक्सिस पे था पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, तो मतलब पाई बाई 2 के सारे ही विषम गुणांक सब आ जा रहे थे इसमें, तो क्या देगा, 0। n बिलोंग्स टू इंटीजर बोल सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम में हैं, तो ऐसे घूम रहे हैं। अगर हमारा क्लॉकवाइज सिस्टम आएगा तो ऐसे घूम देंगे, ठीक है। तो उसके लिए इसलिए हम यहाँ पे बिलोंग्स टू इंटीजर लिख चुके हैं, लिख दिए हैं। तो ये इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर भी आ जाएगा, तो वो भी उसका रिजल्ट सही देगा। बट हम लोग वहाँ पे एक उसको करने की बजाय हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि साइन ऑफ माइनस एंगल क्या होता है, कॉस ऑफ माइनस एंगल क्या होता है, उसके लिए आगे से देख लेंगे। अभी के लिए आप इतना याद रखिए, साइन कॉस ऑफ 2n प्लस 1 पाई बाई 2 क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि y एक्सिस में ब्रैकेट का पहला एलिमेंट हमेशा 0 है। और कुछ कंक्लूजन यहाँ पे क्या निकलेंगे, देखिए नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है। तो आपको ये चीज़ें इतना रटना नहीं है इसको, ये चीज़ें इसी ग्राफ से ही निकल रही।
तो ये ग्राफ अगर आपके दिमाग में है तो आप ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या cos ऑफ 2n+1 0 हो गया। अब इसी एक्सिस पर देखिए, अब साइन के एंगल पर चलिए, साइन एन पाई तो 0 हुआ, साइन एन पाई 0 हुआ, मतलब साइन 0 पाई, साइन पाई, साइन 2 पाई, 3 पाई सब 0 है। वैसे ही कॉस का π/2 का कोई भी सम गुणांक सब 0 है। अब सेम उसी प्रकार से एक्स एक्सिस पर कॉस को देखिए, फिर वाई एक्सिस पर साइन को देखिएगा। अब एक्स एक्सिस पर अगर हम कॉस को देखेंगे मतलब कॉस ऑफ 0 भी बनता, कॉस ऑफ 2 पाई भी बनता, कॉस ऑफ 4 पाई भी बनता, मतलब कॉस का कोई भी सम गुणांक आएगा इस टाइप से, देखो कॉस ऑफ 2n पाई 1 देगा, हाँ, और कॉस ऑफ 2n+1 पाई यानी विषम गुणांक जो देगा वो क्या देगा, -1 देगा। ये तरीका ठीक है लिखने का, इसमें कोई गलती नहीं है। साइन का कॉस का सम मल्टीपल यानी 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई सब वैल्यू 1 देने वाला, और कॉस का विषम पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई ये सब -1 देने वाला। तो ये लिखने में कोई गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल सही है। आप लोग ऐसे ध्यान में भी रख सकते हैं कि कॉस का सम मल्टीपल आएगा पाई तो क्या देगा, 1 देगा। कॉस का विषम मल्टीपल पाई आएगा तो -1 देगा, वो 1 देगा, यहाँ पे -1 देगा। ठीक है, ये चीज़ आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। बट यहाँ पे इसके अलावा एक और फॉर्मूला देख रहे थे जो इन जनरल किताबों में देखने को मिलता है, ये देखने को नहीं मिलता ना, बट इसमें कोई भी बुराई नहीं है, ये गलत नहीं है, ये भी सही है। अब दूसरा एक फॉर्म इस टाइप से देखने को मिलता है, कॉस ऑफ 0, 2 पाई, 4 पाई, 3 पाई, तो कॉस ऑफ n पाई जनरल में लिख दो, कॉस ऑफ n पाई। इसकी वैल्यू को ऐसे लिख देता है -1 की पावर n, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इसको जस्टिफाई कर लीजिए कि n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब यहाँ पे दो केस नहीं बना, डायरेक्ट ही इन जनरल लिख दिया गया। अब देखिए बिलोंग्स टू इंटीजर मतलब अब n को आप क्या डालिए, इवन नंबर डालिए, 0, 2, 4 यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला डालिए, तो क्या मिलेगा, 2 डालेंगे तो कॉस ऑफ 2 पाई -1 की पावर 2 यानी +1 बना देगा। इस वाले को भी कवर कर दिया। 4 डालिए, कॉस ऑफ 4 पाई -1 की पावर 4 फिर से +1 बना देगा। तो ये पूरा इसको भी कवर कर लिया। अब ये किसी भी n को ऑड डाल के देखिए, ऑड मतलब विषम डाल के देखिए, चलो n को 3 डाल दीजिए, तो कॉस ऑफ 3 पाई, कॉस ऑफ 3 पाई हम जानते हैं क्या होता है, -1 होता है, तो उसको भी ये कवर कर लेगा, यानी -1 की पावर 3, तो -1 की पावर 3 यानी -1, तो हमारा इस सारे एंगल्स को कवर कर ले रहा। तो इन जनरल ऐसे लिखते हैं। तो जनरली जो बुक होती हैं, बुक में ये देखने को मिलता है कॉस ऑफ n पाई -1 की पावर n होता है, जहाँ पे n हमारा क्या है, इंटीजर है। वैसे ही साइन n पाई क्या होता है, 0 होता है, कॉस ऑफ 2n+1 पाई/2 0 होता है। तो इनको रटना नहीं है, ग्राफ दिमाग में रहना चाहिए। ऑटोमेटिकली आप 4-5 बार लिख लेंगे, ग्राफ को बना लेंगे, तो आपके दिमाग में सारी कैलकुलेशंस हो जाएंगी, तुरंत बता देंगे आप कौन सा एंगल का मान क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट कंक्लूजन देखिए। तो ये इन जनरल बुक में यही देखने को मिलेगा, किसी बुक में आप देखेंगे, स्टैंडर्ड बुक कोई भी कैसी भी बुक हो, तो ये देखने को मिलता है आपको, क्योंकि ये दोनों ही केसेस को मर्ज करके बना हुआ है। या तो अलग अलग आप ध्यान रखिए, कॉस का सम मल्टीपल 1, कॉस का विषम मल्टीपल -1, या आप डायरेक्टली ऐसे याद रख लीजिए, यहाँ पे n का मान पुट करते जाइए, आपको 1 -1 मिलते चला जाएगा। अब आप y एक्सिस पे चलिए, y एक्सिस पे कॉस की वैल्यू हमेशा 0 थी, ये देख लिए हम लोग। अब y एक्सिस पे साइन की वैल्यू क्या हो रही है, 1 है या -1 है। अब देखिए π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, तो आप यहाँ पे भी दो तरीके से लिख सकते हैं, क्या, इस टाइप से लिख सकते हैं, कॉस नहीं, साइन ऑफ 4n+1 π/2 बराबर क्या है, 1 है, एंड साइन ऑफ 4n+3 π/2 यानी कि वो इस y एक्सिस पे चल रहे हैं, ये कितना है, -1 है। ऐसे लिख सकते हैं, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। आप n को 0 डालिए,
फिर 1 डालिए, फिर 2 डालिए। अभी हम लोग केवल एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो आप प्लस का ही एंगल देख के चलिए, इनको 0 1 2 3 से मान के चलिए ना। लेकिन जो इन जनरल लिख दे रहे हैं ना, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जब चल रहे थे, क्लॉकवाइज चलेंगे उसको भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, आप उसको देख सकते हैं आसानी से। ये चीज़ हो गया। इसको भी लिख सकते हैं, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। साइन ऑफ 4n + 1 π/2 इज इक्वल्स टू 1, साइन ऑफ 4n + 3 π/2 इज इक्वल्स टू -1। यहाँ पे n क्या है, 0 1 2 3। ठीक है, या इन जनरल जो कि दोनों ही केस को मर्ज करके आ जाए, वो क्या आ जाए, कैसे मर्ज करके आएगा, ध्यान से देखिए। π/2 का विषम गुणांक है किस पे, y एक्सिस पे, और हमको मर्ज करके लिखना है, तो क्या लिख सकते हैं हम, साइन ऑफ 2n + 1 π/2 क्या होता है, -1 की पावर n, जैसे ऊपर में लिखे n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, इसको भी जस्टिफाई कर सकते हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा, इन दोनों, जैसे यहाँ पे इन दोनों केसेस को मर्ज करके ये एक्सप्रेशन आ गया, वैसे ही इन दोनों केसेस को मर्ज करके ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। मतलब अब देखिए, n को 0 डालिए, n को 0 डालेंगे तो आप ऊपर π/2 वाले पे चले जाएंगे, -1 की पावर 0 यानी +1, तो साइन ऑफ 2n + 1/2 यानी साइन ऑफ π/2 वो +1 होता है। अब n को आप कोई भी इवन नंबर डालेंगे तो ऊपर वाला एक्सिस कवर हो जाएगा। देखिए ध्यान से एक बार फिर से, n को आप कोई भी इवन नंबर डालेंगे तो पॉजिटिव y एक्सिस कवर हो जाएगी, n को आप कोई भी ऑड नंबर डालेंगे तो नेगेटिव y एक्सिस कवर हो जाएगी। मतलब देखिए, n को 0 डालिए, साइन π/2 +1, 2 डालिए, साइन 5π/2 +1, 4 डालिए, साइन 9π/2 +1। वैसे ही आप जब ऑड नंबर्स डालेंगे, यानी विषम संख्या डालेंगे, 1 3 5 7 9 ये सब डालेंगे तो -1 दे देगा। तो ये इन जनरल फॉर्म हो गया। चीज़ समझ में आई? ठीक है, एक बार जितना चीज़ पढ़ लिए उसके बाद पेज पलट लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे इन सबको लेते हुए। देखिए क्लास कितना, केवल 3 पेज ही हम लोग पढ़े हैं और बहुत ज़्यादा डिटेल में समझते हुए पढ़े हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, त्रिकोणमिति, अनुपात पढ़ लिए ना, तो ये सारी चीज़ें हो गई। कुछ 5 एंगल्स पे जो वैल्यू आती है उसको भी हम लोग देख लिए, और 2π में 360 डिग्री होता है, ये भी देख लिए। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आर्ग्यूमेंट टॉपिक को ध्यान में रखते हुए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये देख लिए हम लोग। उसके बाद हम लोग ये एंगल्स देख लिए, एक्सिस पर एंगल्स क्या होते हैं। तो हम लोग को एक क्लास और चाहिए भी, उस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, त्रिकोणमिति को कंप्लीट करेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अपना आर्ग्यूमेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें समझ में, साइन ऑफ n π 0, कॉस ऑफ 2n + 1 π/2 0। वैसे ही कॉस ऑफ 2n π 1 बोलो, या साइन ऑफ कॉस ऑफ n π को -1 की पावर n बोलो, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। ये दोनों चीज़ें सही हैं, दोनों को मर्ज करके लिख दिया गया। ये दोनों चीज़ें सही, दोनों को मर्ज करके लिख दिया गया। तो एंगल सिस्टम समझ में आ रहा था ना, किस प्रकार से एंगल लिख रहे थे। इसको रिवाइज कीजिएगा, नोट्स को ढंग से बनाइएगा, और कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक यू सो मच।